आर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर भिड़ गए। इस बार भी लड़ाई नगोर्नो कराबाख के लिए हुई है। दोनों पड़ोसियों की सेनाओं ने नगोर्नो कराबाख के पास एक दूसरे पर जबरदस्त गोलीबारी की है, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई है। आर्मेनिया ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, वहीं अजरबैजान ने अपने 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगा रहे हैं। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख के पास काम कर रहे उसके सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अजरबैजान का दावा बिल्कुल उलट है। वो कह रहा है कि आर्मेनिया की फौज ने उसके सैनिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। जिस नागोर्नो कराबाख इलाके के पास अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे पर टूटे, वो जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए दोनों देश आज से नहीं बल्कि बीते 35 साल से लड़ मर रहे हैं। नागोर्नो कराबाख का इलाका अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आधी से ज्यादा आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है और उन लोगों के साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। और यही बात आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में पूरे फसाद की जड़ है। इसलिए नगोर्नो कराबाख के लिए दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसी वजह से 2020 में दोनों ने 6 हफ्तों तक एक दूसरे पर तोप, गोले और बम बरसाए थे। लड़ाई में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पिछले साल सितंबर में आर्मेनिया और अजरबैजान नगोर्नो कराबाख के लिए फिर लड़ पड़े और इस बार भी नगोर्नो कराबाख के पास दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोली चला दी। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके दक्षिण में मौजूद स्यूनिक प्रांत में तैनात सैनिकों पर अजरबैजान ने हमला किया। स्यूनिक प्रांत लाचिन कॉरिडोर के पास है और लाचिन कॉरिडोर नगोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। लाचिन कॉरिडोर अजरबैजान से भी गुजरता है और बीते दिसंबर से उस पर अजरबैजान के लोगों ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इसलिए आर्मेनिया भड़का हुआ है। उसका आरोप है कि लाचिन कॉरिडोर बंद होने से आर्मेनिया से नगोर्नो कराबाख तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा। इसी वजह से उसके और अजरबैजान के बीच हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दोनों के बीच ताजा लड़ाई उसी का नतीजा है। लेकिन इस लड़ाई ने यूक्रेन में फंसे पुतिन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी दोनों रूस के पुराने साथी हैं। 2020 में पुतिन ने ही दोनों की लड़ाई रुकवाई थी। अपने पुराने साथियों की सुलह करवाकर रूस यूक्रेन पर फोकस कर रहा है। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। रूस के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अगर उसने दोनों को शांत नहीं कराया तो यूक्रेन की तरह वो भी कल को अमेरिका के पाले में जा सकते हैं। अमेरिका पहले ही आर्मेनिया को अपनी तरफ करता दिख रहा है और अगर पुतिन का यूक्रेन से ध्यान भटका तो अमेरिका और नेटो वहां रूस को पछाड़ सकते हैं। इधर नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की बेटी रागिनी यादव से ईडी ने पूछताछ की। इसके लिए उन्हें दिल्ली से ईडी के दफ्तर बुलाया गया, जहां ईडी के अफसरों ने उनका बयान दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन मामले में रागिनी यादव भी आरोपी हैं। एक दिन पहले इसी मामले में ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ की। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दी थी। और इस बीच अमेरिका के मीडिया ने लीक हुए दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया कि इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सीक्रेट सर्विस मोसाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। इजरायल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ लगातार कई दिनों तक जोरदार प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान वहां के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का विरोध कर रहे थे, जिस वजह से इजरायल में न्यायिक सुधार बिल पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने हाल ही में लीक हुए अमेरिकी दस्तावेज के हवाले से चौंकाने वाला दावा किया। कहा गया कि इन प्रदर्शनों को इजरायल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने भी हवा दी। मोसाद ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और उसी की बदौलत ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया। यानी इजरायल के हजारों लोगों की तरह मोसाद भी इस बिल के खिलाफ था। इससे पहले वहां की सेना के जवानों को लेकर भी इसी तरह की खबरें सामने आई थीं और दावा किया गया था कि इजरायल की सेना के कई जवान भी सरकार से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपनी राय जाहिर भी की थी। हालांकि बाद में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया था। इस विवादास्पद बिल में इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई थी। वहीं अमेरिकी मीडिया के इस दावे को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने खारिज कर दिया। हाल में जो अमेरिकी दस्तावेज लीक हुआ था उसमें यूक्रेन युद्ध से लेकर दुनिया के कई दूसरे मुद्दों पर अमेरिका ने रणनीति बनाई थी। यही वजह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन इसकी जांच में जुटा है। इधर कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही वहां पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। एक रोज पहले ही बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 52 नए चेहरों को जगह दी गई।
लेकिन पहली लिस्ट आते ही वहां कई बीजेपी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। बेंगलुरु में बीजेपी नेता एनआर रमेश के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए। एनआर रमेश का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है और इसी वजह से उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी तरह पहली लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने तो बीजेपी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। लिस्ट आने के बाद समर्थकों के बीच मौजूद लक्ष्मण सावदी के भावुक होने का एक वीडियो भी सामने आया, जो बेलगावी की अतनी सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। हालांकि पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन उनको इस बार अतनी सीट से ही टिकट की उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से लक्ष्मण सावदी ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उनके अलावा कर्नाटक में बीजेपी के एक और बड़े चेहरे जगदीश शेट्टार की नाराजगी की भी खबरें हैं, क्योंकि उनका नाम भी बीजेपी की पहली लिस्ट से गायब है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी से नाराज हैं। येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ मध्य से बीजेपी विधायक हैं। येडियुरप्पा के बाद वो लिंगायत समुदाय के दूसरे बड़े नेता माने जाते हैं और राज्य में इस समुदाय के करीब 17% वोटर हैं। 2012 से 2013 तक वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में इस बड़े चेहरे का नाम नहीं है। हालांकि शेट्टार की नाराजगी की खबरों के बीच ही उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली पहुंचने के बाद जगदीश शेट्टार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये दावा किया कि वो कर्नाटक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। I am going to contest election and last 6 consecutive election. इस बीच बेंगलुरु में कांग्रेस की नेता डॉक्टर राजनंदिनी बीजेपी में शामिल हो गई। वो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज थी और इसीलिए उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया। डॉक्टर राजनंदिनी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। I think I would like to work for this party. I am a worker. बीजेपी में शामिल हुई डॉक्टर राजनंदिनी कर्नाटक के पूर्व विधानसभा स्पीकर कागड़ू तिम्मप्पा की बेटी हैं। उधर अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने के लिए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया, जिसमें यूके के सैनिक भी शामिल हुए। इस युद्ध अभ्यास के जरिए अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की ताकत को परख रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में उसके रिश्ते कई देशों से खराब हुए हैं। ऐसे में अमेरिका अपनी सेना को हर तरीके से मजबूत करना चाहता है। इस मिलिट्री ड्रिल में अमेरिकी वायुसेना आसमान से बमों की बारिश कर दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास कर रही है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी देश को धमकाने का नहीं, बल्कि अमेरिकी फौज को परमाणु हथियारों से हमले करने की ट्रेनिंग देना है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके साथ ही राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता मौजूद रहे। ये ट्रेन अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक जाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन हासिल करने के लिए ईरान, चीन और रूस से सीक्रेट डील करने में जुट गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईंधन मिलने के बाद ईरान घातक मिसाइलों के साथ हजारों की संख्या में रॉकेट बनाएगा, जिन्हें वो रूस को सप्लाई करेगा। हालांकि ईरान ने पहले से ही पुतिन के लिए अपने हथियारों का खजाना खोल रखा है। वो रूस को आत्मघाती ड्रोन से लेकर जुल्फकार जैसी ताकतवर मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान ने रूस और चीन से प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की है। और अगर ईरान ने ईंधन हासिल कर लिया तो बड़ी संख्या में जुल्फकार मिसाइलें बनाएगा, जो 700 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखती हैं। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं और उसके पास मिसाइलों की भारी कमी है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पुतिन ईरान को प्रतिबंधित मिसाइल ईंधन की सप्लाई जल्द शुरू कर सकते हैं। इधर बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इनकार कर दिया। पंजाब के बठिंडा में सुबह करीब 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन गोलीबारी की आवाज से थर्रा उठा। इस फायरिंग में सेना के 4 जवानों की जान चली गई, जबकि एक जवान किसी तरह जान बचाने में कामयाब हो गया। जिस बैरक में गोलीबारी हुई वहां 5 जवानों के होने की खबर है, लेकिन अचानक हुई गोलीबारी में 4 जवानों की जान चली गई। खबर है कि गोली चलाने वाले की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस इसे आतंकी घटना नहीं मान रही। अजे तक एसीडेंट का पता नहीं लगा, लेकिन जिन्नी की इन्फॉर्मेशन साडे कोल आई है कि ਉਹਦੇ हिसाब नाल इतना क्लियर हो रहा है दिस इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को एक इंसास राइफल और करीब 28 गोलियां गायब होने की शिकायत की गई थी। दावा यह है कि उसी राइफल का इस्तेमाल गोलीबारी में किया गया था।